क्रांति की चिंगारी सारे देश में फैल चुकी थी। दिल्ली के सेनापति ने तमाम देश के बहादुर फौजों को संगठित करने के लिए खत भेजे। उन खतों में लिखा गया था, भाइयों, दिल्ली में अंग्रेजों के साथ जंग हो रही है। खुदा की दुआ से हमने अंग्रेजों को जो पहली शिकस्त दी है, उससे वो इतना घबरा गए हैं जितना किसी दूसरे मौके पर इन शिकस्तों से भी ना घबराते। बेशुमार हिंदुस्तानी बहादुर दिल्ली में आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर आप खाना वहां खा रहे हैं तो हाथ यहां आकर धोइए। शाहों का बादशाह जहां बना हमारा दिल्ली का शहंशाह आपका इस्तकबाल करेगा और आपकी खिदमत का सिला देगा। हमारे कान इस तरह आपकी तरफ लगे हुए हैं जिस तरह रोजेदारों के कान अजान देने वालों की तरफ लगे रहते हैं। हम आपकी तोपों की आवाज सुनने के लिए बेचैन हैं। हमारी आंखें आपके दीदार की प्यासी उसी तरह सड़क पर लगी हुई हैं जिस तरह कासिद की आंखें लगी रहती हैं। आइए, आपका फर्ज है, फौरन आइए। हमारा घर आपका घर है। दिल्ली आजाद हो चुकी थी और 11 मई से 31 मई 1857 तक दिल्ली की क्रांति की खबर बिजली की तरह सारे देश में फैल गई। पर दूसरे शहरों के क्रांतिकारी नेता ये निश्चय नहीं कर पाए कि वो अपने यहां तुरंत क्रांति शुरू कर दें या 31 मई तक इंतजार करें। फिर भी ये लपटें तो क्रांति की लपटें थीं, बगावत की लपटें फैली तो फैलती चली गईं। बुलंदशहर छावनी में 9 नंबर पलटन के सिपाहियों ने एक क्रांति के प्रचारक को पकड़ लिया। इस प्रचारक को पलटन के मुख्यालय अलीगढ़ लाया गया। अंग्रेज अफसरों ने उसे फांसी की सजा दी। 20 मई 1857 शाम का समय था। देशी सिपाहियों के सामने उस प्रचारक को फांसी पर लटका दिया गया। ये देखकर देशी सिपाहियों में क्रोध भड़क उठा। देखते क्या हो, ये शहीद देश की आजादी के लिए बलिदान हो गया और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। अरे आगे बढ़ो और इन फिरंगियों का नाश कर दो। अंग्रेज डर के मारे कांप उठे। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन अलीगढ़ छोड़ दो। और 20 मई की रात को ही अलीगढ़ अंग्रेजों से खाली हो गया। अलीगढ़ पर हरा झंडा फहराते हुए क्रांतिकारी सिपाही खजाना और गोला बारूद लेकर दिल्ली की ओर चल पड़े। फिर क्रांति की लपटें मैनपुरी होती हुई इटावा पहुंची। इटावा के कलेक्टर ह्यूम ने पुलिस और जनता के प्रतिनिधियों से मदद मांगी कि क्रांतिकारियों को दबाया जाए, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंत में इटावा में मौजूद अंग्रेज सिपाहियों ने क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश की और लड़ाई छिड़ गई। अंग्रेज सिपाहियों के साथ मजिस्ट्रेट मिस्टर डेनियल भी मारे गए। बचे हुए अंग्रेज किसी तरह जान बचाकर भागे। मिस्टर ह्यूम तो महिलाओं के वेश में भागे। अब बगावत की लपटें बरेली पहुंच गईं। यहां क्रांति की योजना बना रहे थे नवाब खान बहादुर खान। बड़ी होशियारी से, सावधानी से, चुपचाप 31 मई 1857 की सुबह ठीक 11 बजे तोप छूटी और 68 नंबर पलटन ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजी झंडा उतारा गया, हरा झंडा फहराने लगा। बरेली की क्रांति में अफसरों सहित अनेक अंग्रेज मारे गए। केवल 32 अंग्रेज अपनी जान बचाकर भाग सके। खान बहादुर खान पूरे रुहेलखंड के सूबेदार बने और बख्त खां प्रधान सेनापति। खान बहादुर खान ने जनता के नाम एक ऐलान जारी किया। हिंदुस्तान के रहने वालों, आजादी का पाक दिन जिसका बहुत अरसे से इंतजार था आ पहुंचा है। मुसलमानों,
अगर तुम कुरान की इज्जत करते हो, हिंदुओं अगर तुम गौ माता की इज्जत करते हो, तो अब अपने छोटे छोटे झगड़ों को भूल जाओ और इस पाक जंग में शामिल हो जाओ। एक झंडे के नीचे लड़ो और खून की नदियों से अंग्रेजों का नाम हिंदुस्तान से धो डालो। उधर दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का शासन हो चुका था। उनके बुलावे पर बरेली के बहादुर बख्त खां भारतीय सेना के सेनापति बनने के लिए चल पड़े। उनकी सेना के साथ शाहजहांपुर, बदायूं और मुरादाबाद से आई देशी पलटनें, तोपें और खजाना था। 3 जून को आजमगढ़ में 17 नंबर की पलटन ने क्रांति शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को मारा नहीं, बल्कि उनके वहां से चले जाने का बंदोबस्त करके इमारतों, खजानों और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। 4 जून 1857 को यह चिंगारी बनारस पहुंची। अंग्रेज अफसरों ने तय किया कि देशी सिपाहियों से उनके हथियार रखवा लिए जाएं। उन्हें परेड ग्राउंड बुलाया गया। अंग्रेज अफसरों ने जैसे ही देशी सिपाहियों को हथियार रखने का आदेश दिया कि इन सिपाहियों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों ने सिख पलटन को मुकाबले के लिए आगे किया, लेकिन मुकाबला तो दूर, वो अपने भाइयों से गले मिलने लगे। जब मुकाबला ही नहीं तो लड़ाई कैसी? अंग्रेजों को शांतिपूर्वक बनारस से जाने दिया गया। इलाहाबाद तो पास ही था, ये लपटें वहां भी पहुंच गईं। इलाहाबाद के किले में गोला बारूद और हथियारों का बहुत बड़ा भंडार, 6 नंबर की देशी पलटन और मुट्ठी भर अंग्रेज सिपाही थे। देशी सिपाही क्रांति के लिए तैयार थे, पर उन्होंने बड़ी चालाकी से अंग्रेजों को बहकावे में रखा। हम तो आपके साथ हैं हुजूर। हुजूर हमें दिल्ली भेज दीजिए, हम बाकियों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। 6 जून 1857 की सुबह एक बार फिर अंग्रेज अपनी तसल्ली के लिए देशी सिपाहियों से मिले। भरोसा कीजिए, भरोसा तो कीजिए, आप भरोसा तो कीजिए ना हुजूर हम पर। आप उन्होंने बड़े स्नेह से अंग्रेजों को गले लगाया। उसी रात जब अंग्रेज खाना खा रहे थे कि अचानक बिगुल की आवाज गूंज उठी। अंग्रेज घबरा उठे। इस वक्त ये बिगुल की आवाज कैसी? बैरकों से सिपाही अपने हथियार लेकर निकल पड़े। चारों ओर भगदड़ मच गई। इलाहाबाद में क्रांति शुरू हो चुकी थी। बहुत से अंग्रेज मारे गए, उनके बंगले जल गए। 7 जून 1857 इलाहाबाद कोतवाली पर हरा झंडा फहराने लगा। शहर में हरे झंडे का जुलूस देखने लायक था। जनता में इतना उत्साह आ गया कि छोटे छोटे बच्चे भी हरे झंडे का जुलूस निकालने लगे। क्रांतिकारियों ने कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया। सरकारी खजाने पर भी उनका अधिकार हो गया। रेल और तार व्यवस्था ठप पड़ गई। रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों का पहरा था। इलाहाबाद के स्वाधीन होते ही आसपास के गांवों में भी हरा झंडा फहरा उठा। अंग्रेजों के बनाए जमींदार हटा दिए गए और उनकी जगह पुराने खानदानी जमींदार फिर आ गए। अंग्रेज इतिहासकार मानते हैं कि उस समय इलाहाबाद में कोई भी ऐसा न था जो उनके खिलाफ न हो गया हो। बच्चे बच्चे में क्रांति की भावना जाग चुकी थी। लेकिन इलाहाबाद किले पर अभी तक क्रांतिकारियों का कब्जा न हो सका था, क्योंकि वहां मौजूद कुछ भारतीय सिपाही अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। आखिर प्रमुख लोगों ने मिलकर मौलवी लियाकत अली को शासन का कामकाज संभालने के लिए इलाहाबाद का सूबेदार बनाया। मौलवी लियाकत अली बहुत नेक इंसान थे। सब लोग उनका बहुत आदर करते थे। मौलवी साहब ने
खुसरो बाग को अपना केंद्र बनाया। वो दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर को वहां के हालात की खबर भेजते रहे और इलाहाबाद के किले में मौजूद देशी सिपाहियों को क्रांति में शामिल होने के लिए पैगाम भेजते रहे। लेकिन इन सिपाहियों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। इस तरह इलाहाबाद के किले को छोड़कर सब जगह क्रांतिकारियों का अधिकार हो चुका था। दिल्ली की क्रांति की खबर देश के कोने-कोने में कैसे पहुंची, इसे एक अंग्रेज लेखक के शब्दों में ही कहना ज्यादा प्रामाणिक होगा। गदर का एक आश्चर्यजनक पहलू यह था कि दूर-दूर के स्थानों में सभी महत्वपूर्ण खबरें बड़ी तेजी से और प्रामाणिक रूप से पहुंच जाती थीं। खबरें ले जाने का काम ज्यादातर हरकारे करते थे, जो इतनी तेजी से चलते थे कि हमें विश्वास ही नहीं होता। यही कारण था कि दिल्ली की स्वाधीनता की खबर नाना साहब को 15 मई 1857 को मिली और कानपुर में अंग्रेजी सेना के सेनापति ह्यू व्हीलर को 18 मई को, यानी पूरे 3 दिन बाद। बिठूर में उस समय नाना साहब के दरबार में उनके 2 भाई बाला साहब और बाबा साहब, नाना साहब का भतीजा राव साहब, अजीमुल्ला खां और प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे मौजूद थे। दिल्ली की क्रांति की खबर जब कानपुर में फैली तो हिंदुओं और मुसलमानों की सभाएं होने लगीं। धीरे-धीरे स्कूलों के लड़के, बाजारों में आम लोग और गली मोहल्लों में भी स्वतंत्रता क्रांति की बातें शुरू हो गईं। छावनी में सिपाहियों में भी क्रांति की गुप्त बातचीत शुरू हो गई। फिरंगियों के खिलाफ उनकी बाहें फड़कने लगी, लेकिन नाना साहब 31 मई तक कुछ भी नहीं करना चाहते थे। उधर अंग्रेज सेनापति व्हीलर को पूरा विश्वास था कि नाना साहब तो अंग्रेजों का ही साथ देंगे। इसी उम्मीद से उसने उन्हें संदेश भेजा कि वो आएं और कानपुर की रक्षा में मदद करें। लेकिन दूसरी तरफ व्हीलर ने अपनी रक्षा के लिए गंगा के दक्षिण में एक नया किला भी बना लिया था और पूरी किलेबंदी भी कर ली थी। कानपुर में क्रांति की बातों से ही अंग्रेजों में इतनी दहशत थी कि किसी झूठी अफवाह पर भी शहर के सब अंग्रेज अपने बीवी बच्चों को लेकर भागते और व्हीलर के किले में छिप जाते। 22 मई 1857 को नाना साहब अपनी सेना और तोपों को लेकर बिठूर से कानपुर आ गए। उन्होंने नवाबगंज में अपना डेरा जमाया। तीन 3000 देशी और 100 अंग्रेज सिपाहियों के सेनापति व्हीलर ने बिना किसी विरोध के खजाने की चाबियां और तोपखाना उन्हें सौंप दिया। नाना साहब ने खजाने की रक्षा के लिए अपने 200 सिपाही पहरे पर लगा दिए। उस समय कानपुर की देशी सेना के मुख्य नेता थे सूबेदार टीका सिंह और सूबेदार शमसुद्दीन खां। 4 जून की आधी रात को 3 फायर हुए। यही क्रांति की शुरुआत की सूचना थी। सबसे पहले सूबेदार टीका सिंह घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। फिर देशी पलटन के हजारों घुड़सवार और पैदल सिपाही मैदान में निकल आए। अंग्रेजों की इमारतों में आग लगा दी गई।
उनके झंडे को हटाकर हरा झंडा फहरा दिया गया। 5 जून को नाना साहब की सेना भी क्रांति सेना से मिल गई। सब तरफ उनका कब्जा हो गया। पांच जून को कानपुर में दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर के झंडे का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया। नाना साहब को कानपुर का शासक चुना गया। नगरवासियों ने उनकी जय जयकार की और सबने नाना साहब का साथ देने का वचन दिया। 6 जून को सवेरे नाना साहब ने व्हीलर को खबर भेजी कि आज आप किला हमारे हवाले कर दीजिए, वरना हम हमला करेंगे। लेकिन व्हीलर यूं मानने वाला नहीं था। उसने किला खाली करने से इनकार कर दिया, साथ ही मोर्चे की पूरी तैयारी भी की। 6 जून की शाम नाना साहब ने अंग्रेजों के किले पर हमला बोल दिया। उस समय कानपुर के लगभग सभी अंग्रेज, स्त्री पुरुष और बच्चे किले में मौजूद थे। दोनों ओर से तोपें चलने लगी। दोनों ओर के सिपाही मरने लगे, घायल होने लगे। इस संघर्ष के दौरान कानपुर की जनता का हौसला बढ़ा हुआ था। महिलाएं भी बड़े उत्साह से जुटी हुई थीं। क्रांतिकारी सेना को गोला बारूद और खाना पहुंचाने के साथ साथ घायलों की सेवा भी कर रही थीं। इसमें कानपुर की एक वेश्या अजीजन ने तो कमाल ही कर दिया। एक अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कि अजीजन हथियार बांधे घोड़े पर सवार बिजली की तरह दौड़ती फिरती थी। दनदनाते तोप के गोलों और बरसती हुई आग की परवाह न करके वो तोपचियों को गोला बारूद पहुंचाती, सिपाहियों को खाना खिलाती, दूध पिलाती और उनका हौसला बढ़ाती। अजीजन निर्भय होकर छावनी में घायल सिपाहियों की सेवा भी करती और गुप्त संदेश भी झटपट पहुंचा देती। क्रांति सेना का आक्रमण इतना जबरदस्त था कि किले के अंदर अंग्रेजों की लाशों के ढेर लग गए। उन्हें दफनाने तक की जगह नहीं बची। जो जिंदा थे उनका बुरा हाल था। किले में केवल एक ही कुआं था जो गोले गिरने से टूट चुका था। अंग्रेजों को पीने का पानी मिलना भी मुश्किल हो गया था। कई अंग्रेज हैजा, पेचिश और बुखार के कारण बीमार पड़ गए। उधर नाना साहब ने शहर के तमाम खास लोगों की सभा बुलाई और उनकी सलाह से शहर का शासन चलाने का इंतजाम किया। हुलास सिंह को मुख्य न्यायाधीश बनाया। फौज को रसद पहुंचाने की जिम्मेदारी मुल्ला को सौंपी। दीवानी के मुकदमों के लिए ज्वाला प्रसाद, अजीमुल्लाह खां और बाबा साहब की अदालत बनाई गई। अंग्रेज इतिहासकार एम टॉमसन ने लिखा है कि नाना साहब की शासन व्यवस्था में नगर में पूरी तरह शांति थी। 18 जून और 23 जून को अंग्रेजों से फिर घमासान युद्ध हुए। आखिर व्हीलर ने घुटने टेक दिए। 25 जून को किले के ऊपर सुलह का प्रतीक सफेद झंडा लहरा दिया। तोपों ने गोले उगलना बंद कर दिया। अंग्रेज आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए। 26 जून को दोनों ओर के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई। व्हीलर ने जैसे ही अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, अजीमुल्लाह खान ने उसे टोक दिया, हालांकि वो अंग्रेजी अच्छी तरह जानते थे। फिर बातचीत हिंदुस्तानी में ही हुई। 27 जून को किले पर बहादुर शाह जफर का हरा झंडा लहराने लगा। अंग्रेजों को हाथियों और पालकियों में बिठाकर गंगा घाट की ओर भेज दिया गया। 28 जून 1857 कानपुर नगर, छावनी और आसपास के तमाम इलाके से अंग्रेजों का नामो निशान मिट चुका था।
नाना साहब ने इस मौके पर एक बड़ा दरबार किया, जिसमें 6 पैदल पलटने, 2 घुड़सवार पलटने, जमींदार और हजारों की तादाद में जनता आई। सबसे पहले सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम पर 101 तोपों की सलामी हुई। इसके बाद नाना साहब को 21 तोपों की सलामी दी गई। नाना साहब ने इस मौके पर सबको धन्यवाद दिया। साथ ही फौज में 1 लाख रुपए इनाम के रूप में बांटे गए। इसके बाद नाना साहब बिठूर आए, जहां वो 1 जुलाई 1857 को पेशवा की गद्दी पर बैठे। उनका विधिवत राज तिलक हुआ और नाना साहब धुंधुपंत पेशवा बन गए। 1857 की क्रांति की तैयारियां झांसी में भी शुरू हो गई थीं। झांसी की जनता अपनी रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुए अन्याय और अपमानपूर्ण व्यवहार का बदला लेने के लिए बेचैन थी। रानी महल में हर रोज गुप्त सभाएं, मंत्रणाएं हो रही थीं। आखिर 4 जून 1857 को झांसी में 12 नंबर देसी पलटन के हवलदार गुरबख्श सिंह ने विद्रोह की तलवार निकाल ली। क्रांतिकारी सेना ने तोपखाने और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई हथियारों से लैस होकर निकल पड़ी और उन्होंने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व संभाल लिया। झांसी में चारों ओर विद्रोही सेना फैल गई और अंग्रेजों के हाथ से सत्ता छीन ली गई। 7 जून को क्रांतिकारी सेना ने झांसी के किले पर हमला किया। इस हमले का नेतृत्व कर रहे थे रिसालदार काले खां और तहसीलदार मोहम्मद हुसैन। किले के अंदर मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। किले के भीतर और बाहर संघर्ष शुरू हो चुका था। 8 जून को रिसालदार काले खां के हुक्म से किले के अंदर मौजूद 67 अंग्रेज पुरुष, स्त्रियों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज इतिहासकार स्वयं मानते हैं कि इस हत्याकांड में रानी लक्ष्मीबाई का कोई हाथ नहीं था और न ही उन्होंने इसकी इजाजत दी थी। 8 जून 1857 को झांसी कंपनी सरकार के चंगुल से मुक्त हो गई। गद्दी का उत्तराधिकारी दामोदर राव चूंकि बालिग नहीं था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला। झांसी में जगह जगह घोषणा की गई, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी सूझबूझ और समझदारी से शासन संभाला। वो दरबार में एक विशेष कक्ष में बैठती थीं। उस कक्ष के बाहर सोने के काम की चिकें पड़ी रहती थीं। द्वार के बाहर 2 द्वारपाल चुस्त पोशाकों में खड़े रहते। दीवान लक्ष्मण राव राज्य के आवश्यक कागज पेश करते और रानी उस पर अपना निर्णय सुनाती। रानी लक्ष्मीबाई की पोशाक भी पुरुषों जैसी हो गई थी। वो पाजामा और गहरे नीले रंग का कोट पहनती थी। टोपी पर एक सुंदर पगड़ी बंधी रहती थी। कमर में जरी के काम का दुपट्टा बंधा होता और उसमें एक तलवार लटकती रहती। उसके साथ ही दमिश्क की बनी नक्काशीदार चांदी मढ़ी पिस्तौल भी लटकती रहती थी। झांसी के किले पर अब स्वाधीनता का हरा झंडा लहराने लगा था। रानी लक्ष्मीबाई ये भी जानती थी कि उन्हें झांसी की आजादी की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वो सेना तैयार करने लगी। लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। पुरुषों के साथ साथ कई स्त्रियां भी युद्ध कला और शस्त्र संचालन की कला सीखने लगी। इनमें रानी की 2 सहेलियां सुंदर और मुंदर भी थीं।
रानी ने क्रांतिकारी सिपाहियों के नेताओं से भी संपर्क बनाए रखा और उनकी खबरें प्राप्त करती रहीं। उधर अवध में भी क्रांति की पूरी तैयारियां थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि क्रांति की तैयारियां जितनी अच्छी अवध में थीं, उतनी देश में कहीं नहीं थीं। हजारों मौलवी और हजारों पंडित स्वाधीनता के युद्ध के प्रचार में लगे हुए थे। वो एक एक बैरक में जाकर सिपाहियों से बातचीत करते। हर गांव, गली मोहल्ले में जाकर पंडित जी और मौलवी साहब आजादी की लड़ाई के लिए जनता को तैयार कर रहे थे। लखनऊ में 13 मई को मेरठ की क्रांति की और 14 मई को दिल्ली की क्रांति की खबरें आईं। सर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में पूरे अवध का कमिश्नर था। उसने क्रांति की खबरें मिलते ही मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। लखनऊ में रहने वाले अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा के लिए उसने लखनऊ के पास मच्छ भवन में और रेजिडेंसी में किलेबंदी शुरू कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी अंग्रेज और उनके परिवार वहां शरण ले सकें। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को तो वहां पहले ही पहुंचा दिया गया था। 30 मई 1857 की रात ठीक 9 बजे तोप छूटी। क्रांति आरंभ होने का यही संकेत था। 71 नंबर की पलटन सबसे पहले बंदूकें लेकर निकल आई। उसने अंग्रेजों के बंगले जलाए और जो भी अंग्रेज मिले उन्हें मार दिया गया। सन 1857 में पंजाब की सबसे बड़ी छावनी लाहौर के पास मियामीर में थी। मियामीर में गोरे सिपाहियों की तुलना में हिंदुस्तानी सिपाही 4 गुना ज्यादा थे। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के प्रचारकों ने क्रांति की चिंगारियां पेशावर, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, फिल्लौर, फिरोजपुर आदि सभी स्थानों में पहुंचा दी थी। पंजाब के हिंदुस्तानी सिपाहियों की योजना यह थी कि सबसे पहले मियामीर के सिपाही लाहौर के किले पर चढ़ाई करेंगे। इसके बाद पेशावर, अमृतसर, फिल्लौर और जालंधर की पलटनें एक साथ क्रांति आरंभ कर देंगी। मियामीर में रॉबर्ट मॉन्टगोमरी अंग्रेज सेनापति था। वो बहुत चतुर और चालाक था। उसे जैसे ही मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की जानकारी मिली, वो तुरंत सावधान हो गया। तभी उसके एक गुप्तचर ने खबर दी कि मियामीर के हिंदुस्तानी सिपाही भी क्रांति करने वाले हैं। 13 मई 1857 को मियामीर के परेड मैदान में मॉन्टगोमरी ने 1000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को बुलाया। इसके तुरंत बाद तोपखाने सहित गोरे सैनिकों का दल आ गया और उसने हिंदुस्तानी सिपाहियों के दल को घेर लिया। मॉन्टगोमरी ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को आदेश दिया कि वो अपने अपने हथियार नीचे रख दें। अंग्रेजों की सेना और तोपखाने से घिरे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मजबूर होकर हथियार रख दिए और चुपचाप अपनी बैरकों में चले गए। लाहौर के किले में मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों से हथियार रखवाने के लिए एक गोरी पलटन भेजी गई। उसने वहां के सिपाहियों से हथियार रखवाकर किले के बाहर बैरकों में भेज दिया। उधर पेशावर में 24, 27, 51 नंबर की पैदल और 5 नंबर की सवार पलटनें 22 मई 1857 को क्रांति का बिगुल फूंकने को तैयार थी। मियामीर की घटना का समाचार पाते ही अंग्रेज अफसरों ने गोरी सेना के 4 दल पेशावर भेजे और 22 मई की सुबह देशी पलटनों से हथियार रखवा लिए। 22 मई की शाम अंग्रेज सैनिक सावधान थे कि कहीं छावनी या नगर में विद्रोह न हो जाए। किंतु उसी रात कुछ निहत्थे हिंदुस्तानी सिपाही नगर की ओर जा रहे थे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसी रात 14 हिंदुस्तानी सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया ताकि
बाकी सिपाही उनसे सबक लें। बैरकों के बाहर तोपें लगा दी गईं। कोई भी हिंदुस्तानी सिपाही बाहर नहीं निकल सकता था। जिसने हिम्मत की उसे तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। पेशावर के पास होती मैदान में 55 नंबर पैदल पलटन थी। इसके सेनापति कर्नल स्कॉटिश वुड को भरोसा था कि उसकी पलटन विद्रोह नहीं करेगी, किंतु पंजाब के अंग्रेज अफसरों ने उन पर दबाव डाला कि पलटन से हथियार रखवा लिए जाएं। इस पर दुखी होकर कर्नल स्कॉटिश वुड ने आत्महत्या कर ली। होती मर्दान की 55 नंबर पैदल पलटन से हथियार रखवाने के लिए पेशावर से अंग्रेजों की सेना आई। 55 नंबर पैदल पलटन किले से भाग निकली। अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में थी। उन्होंने कोई 150 हिंदुस्तानी सिपाहियों को मार डाला। जो हिंदुस्तानी सिपाही पकड़े गए उन्हें बाद में तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इस हृदय विदारक दृश्य का वर्णन अंग्रेज इतिहासकार जॉर्ज बिकर्स ने किया है। एक चौरस मैदान की 3 ओर फौज खड़ी थी और चौथी ओर 10 तोपें थीं। पहले 10 हिंदुस्तानी सिपाहियों को लाकर तोपों के मुंह से बांधा गया और फिर तोप खाने के अफसर ने अपनी तलवार हिलाई। एक साथ 10 तोपों की गरज सुनाई दी और धुएं के साथ सिपाहियों के हाथ पांव सिर चारों ओर उड़ते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य 4 बार दोहराया गया। फिरोजपुर में कंपनी सरकार के गोला बारूद के बहुत बड़े भंडार की रखवाली हिंदुस्तानी सिपाही करते थे। उन सिपाहियों के इरादे जानने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें परेड पर बुलाया। फिर उसी दिन कुछ ही घंटों बाद फिरोजपुर के भारतीय सिपाहियों ने क्रांति शुरू कर दी। अंग्रेजों ने स्वयं गोला बारूद का भंडार जला दिया। जालंधर, फिल्लौर और लुधियाना की देसी पलटनें चुपचाप क्रांति की तैयारी कर रही थीं। 9 जून 1857 को आधी रात के समय जालंधर की देसी पलटन ने क्रांति का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद अंग्रेज सेना के सिपाही और अफसर घबरा गए। क्रांतिकारी सेना बड़ी शान से लुधियाना की ओर रवाना हो गई। जालंधर की सेना का एक सिपाही फिल्लौर पहुंचा और उसने क्रांति की सूचना दे दी और वो आकर जालंधर की क्रांतिकारी सेना से मिल गई। अब दोनों सेनाएं लुधियाना की ओर बढ़ी। लुधियाना के अंग्रेज अफसरों ने सतलज पर बना कश्तियों का पुल तोड़ दिया। क्रांतिकारी सेना ने रात के समय उस पुल से कोई 3 किलोमीटर दूर से सतलज को पार करना चाहा, लेकिन पीछे से अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में क्रांतिकारी सेना विजयी हुई। सन 1857 में राजस्थान के सभी राज्यों में अंग्रेजों का प्रभुत्व था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और कोटा में कंपनी के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि मौजूद थे। इन सब के ऊपर था एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो अजमेर में रहता था। उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थीं। ये छावनियां नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा में स्थित थीं। इन छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे। देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी शहरों और छावनियों में साधु और फकीरों के वेश में क्रांति के प्रचारक आए। उन्होंने सैनिकों में चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ प्रचार किया और विद्रोह की भावना जगाई। चर्बी वाले कारतूसों की बात सैनिकों में बिजली की तरह फैल गई। अंग्रेज अफसरों ने झटपट देसी सिपाहियों से कारतूस वापस ले लिए। सिपाहियों का शक और भी पक्का हो गया। तभी एक और अफवाह जंगल की आग की तरह फैली कि सिपाहियों को खाने के लिए जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। इन बातों को लेकर भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की आग सुलगने लगी। वो आपस में गुप्त मंत्रणाएं करने लगे। नसीराबाद में मेरठ की बगावत की खबर मिलते ही
अंग्रेज अफसरों ने छावनियों के चारों ओर गोले भरवाकर तोपें रखवा दी। अब तो भारतीय सिपाही और भी परेशान हो गए। कई जगह सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों से उनके बदलते व्यवहार का कारण पूछा। साहब, क्या ये सब तैयारियां हमें दबाने के लिए की जा रही हैं? वो तुम लोग तो अच्छा आदमी है, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। तो ये बात सच है। आखिर 28 मई 1857 को दोपहर 3 बजे 15वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। वो अपने अपने हथियार लेकर बैरकों से बाहर निकल आए। तोपों पर तैनात भारतीय सिपाहियों ने जरा सी भी देर नहीं की। उन्होंने छावनी पर अंग्रेजों के हमले को विफल करने के लिए तोपों के मुंह मोड़ दिए। क्रांतिकारी सिपाहियों का उद्देश्य था हथियार और खजाना अपने कब्जे में लेकर दिल्ली की ओर बढ़ना। जोधपुर और जयपुर में उनका रास्ता रोकने वाले अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। उधर नीमच के क्रांतिकारी चित्तौड़, हमीरगढ़ और बनेड़ा स्थित अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला करते हुए दिल्ली की तरफ चल दिए। निम्बाहेड़ा की जनता ने उन्हें भोजन रसद आदि दी। उधर एरनपुरा की सैनिक टुकड़ी जब मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ी तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह भी उनके साथ हो लिए। उन्होंने बिथोरा नामक स्थान में कर्नल हीथ को हराया। 18 सितंबर 1857 को राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज लॉरेंस के साथ आउवा में एक बार फिर टक्कर हुई। जॉर्ज लॉरेंस हार गया और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ गए। उधर भरतपुर में महाराजा ने विद्रोही सेना का रुख देखते हुए अंग्रेज अफसर मेजर मॉरिसन को सलाह दी कि वो भरतपुर छोड़कर चला जाए। मजबूर मॉरिसन 8 जुलाई 1857 को चला गया। 11 जुलाई 1857 को अलवर में भी विद्रोह छिड़ गया। अलवर और आसपास के गांवों की जनता भी सिपाहियों के साथ हो गई। उसने आग में घी का काम किया। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां की क्रांति योजना विफल हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। इसी समय टोंक की सेना ने भी विद्रोह कर दिया। नीमच से आए क्रांतिकारी सिपाहियों के साथ मिलकर नवाब से धन वसूल किया और फिर दिल्ली की ओर चल पड़े। मेवाड़ के असंतुष्ट सामंत गुप्त रूप से राजस्थान की क्रांतिकारी सेनाओं की लगातार मदद करते रहे। वहां विद्रोह भड़कने की पूरी आशंका थी। क्रांतिकारी सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर घेरा डाला हुआ था। क्रांति दल ने पीछे से हमला बोल दिया। अंग्रेजों को हटना पड़ा। राजस्थान में सन 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था कोटा। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने महाराव से कहा कि वो जयदयाल, रतनलाल और जियालाल नामक अधिकारियों को उसके हवाले कर दें। इस बात पर भारतीय सिपाहियों और अंग्रेजों में मारकाट छिड़ गई। मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटे भी मारे गए। इतिहासकार लिखते हैं कि कोटा के क्रांतिकारी इतने जोश में थे कि उन्होंने मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। किंतु इसके बाद अंग्रेजों ने कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया। 1857 की क्रांति की लपटें सारे देश में बराबर फैलती जा रही थी। देश का मध्य भाग भी विद्रोह की आग में जलने लगा था। ग्वालियर, ललितपुर, छतरपुर, सागर, विजयराघवगढ़, रीवा, दमोह, जबलपुर, मंडला, रायपुर, रामगढ़ आदि जगहों पर क्रांति फैल गई। जबलपुर के पास पूर्वा में राजा शंकर शाह ने अपनी कोठी से ही क्रांति संचालन की योजना बनाई थी। 52वीं रेजिमेंट के सिपाहियों का आना जाना बराबर बना हुआ था, किंतु किसी गद्दार ने यह बात अंग्रेजों तक पहुंचा दी। 14 सितंबर 1857 को कैप्टन क्लर्क ने अंग्रेज सिपाहियों के साथ राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया।
चटपट मुकदमा चला और दोनों बाप बेटे को अगले ही दिन तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया। राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के बलिदान से सारे क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति घृणा फैल गई। भारतीय सिपाहियों ने उसी रात विद्रोह की घोषणा कर दी। इसी घटना से बेचैन होकर विजय राघवगढ़ के राजा सरयू प्रसाद ने भी विद्रोह की घोषणा कर दी। राजा सरयू प्रसाद की उम्र उस समय 17 साल की थी। उसके सिपाहियों ने अंग्रेजों के घोड़े छीन लिए। बाद में रीवा से अंग्रेज सेना आई। क्रांतिकारी सेना से युद्ध हुआ। पराजित होने के कारण राजा सरयू प्रसाद फकीर का वेश बनाकर वहां से निकल गए, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें सन 1864 में गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में उन पर मुकदमा चला और काले पानी की सजा दी गई। किंतु राजा सरयू प्रसाद स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली और इस तरह एक और स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गया। इन्हीं दिनों बघेल खंड के स्वतंत्रता वीर ठाकुर रणमत सिंह ने अजयगढ़ में अंग्रेजों का शासन खत्म किया और नौगांव छावनी पहुंचे, जहां क्रांतिकारी सेना उनसे मिल गई। ठाकुर रणमत सिंह उस समय के क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे और कुंवर सिंह से संपर्क बनाए हुए थे। ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि उन सभी राजाओं के खिलाफ भी था जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। भिलसाई नामक स्थान पर उन्होंने जनरल केसरी सिंह को पराजित किया। फिर लेफ्टिनेंट ऑसबर्न की सेना से क्योटी के किले में भयंकर भिड़ंत हुई। अनेक भारतीय वीर शहीद हुए। ऑसबर्न मारा गया। विजयी ठाकुर रणमत सिंह रीवा में आकर अपने घावों का इलाज कराने लगे। अंग्रेजों ने रीवा के महाराजा रघुराज सिंह पर दबाव डाला कि वो रणमत सिंह को गिरफ्तार कराने में मदद करें। दिल्ली पर पूरी तरह क्रांतिकारियों का अधिकार था। सम्राट बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल, सेनापति बख्त खां और कुछ अन्य नेताओं की सलाह से शासन का काम चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के बाहर कंपनी सरकार की सेना का भारी जमाव था। वो दिल्ली पर दोबारा अधिकार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर क्रांतिकारी सेनाएं उन्हें लगातार पीछे भेज रही थी। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए कंपनी की सेना को 5 दलों में बांटा था। प्रधान सेनापति विल्सन के नेतृत्व में पहले 3 दलों ने कश्मीरी गेट से प्रवेश करने की तैयारी की। चौथा दल लेकर मेजर रीड काबुली दरवाजे पर पहुंचा और सब्जी मंडी की तरफ से बढ़ने की योजना बनाई। आखिर 14 सितंबर 1857 को सूर्योदय होते ही जनरल निकलसन कश्मीरी गेट के पास दीवार की ओर बढ़ा। तभी इधर से क्रांतिकारियों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। दीवार के नीचे अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में मारी गई, लेकिन जनरल निकलसन ने इसकी परवाह नहीं की। एक जगह दीवार कुछ टूट चुकी थी। निकलसन ने वहां पर सीढ़ी लगवा दी। वो दीवार कूदकर शहर के अंदर जाना चाहता था। आखिर निकलसन गोलों और गोलियों की बौछार की परवाह न करता हुआ दीवार पर चढ़ गया और शहर के भीतर जा पहुंचा। उसके बाद तो भारी संख्या में अंग्रेज सैनिक अंदर पहुंच गए। कश्मीरी गेट पर घमासान लड़ाई शुरू हो गई। आखिर अंग्रेज सैनिकों ने कश्मीरी गेट का एक हिस्सा उड़ा दिया। इससे कर्नल कैंपबेल भी अपनी सेना लेकर शहर के अंदर आ गया। सब्जी मंडी के पास क्रांतिकारी सेना ने मेजर रीड की सेना का मुकाबला किया। वहां भी घमासान लड़ाई हुई। कर्नल कैंपबेल की सेना जामा मस्जिद की ओर बढ़ी। मस्जिद में उस समय कई हजार मुसलमान जमा थे। उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज मस्जिद उड़ाना चाहते हैं। वो सब
अपनी तलवारें लिए मुकाबले के लिए निकल पड़े। अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाईं, काफी लोग मारे गए, पर इससे उनका हौसला नहीं टूटा। इतिहासकार लिखते हैं कि मुसलमानों ने जिस फुर्ती से आक्रमण किया, उससे कंपनी के बंदूकधारी सिपाही घबरा गए। उन्हें दोबारा बंदूकें भरने का मौका ही नहीं मिला। कर्नल कैंपबेल भी घायल हो गया। दिल्ली में हुए 14 सितंबर के संग्राम के बारे में अंग्रेज लेखक मानते हैं कि सन 57 की क्रांति का ये सबसे भयंकर संग्राम था। उस दिन कंपनी के 66 अफसर और 1104 सिपाही मारे गए, जबकि करीब 1500 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। 15 से 24 सितंबर तक दिल्ली की चप्पा चप्पा भूमि पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। इसके बाद दिल्ली का 3/4 शहर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जगह जगह इमारतों पर फिर से ब्रिटिश झंडा लहराने लगा। उधर 19 सितंबर की रात सेनापति बख्त खां सम्राट बहादुर शाह जफर से मिला। उसने बादशाह की हिम्मत बंधाई और कहा, दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तमाम मुल्क में आग लगी हुई है। आप अंग्रेजों से हार मत मानिए। आप मेरे साथ दिल्ली से निकल चलिए। आखिरी जीत हमारी होगी। ठीक है बहादुर, तुम कल सवेरे हमें मिलो। उधर बख्त खां गया और इधर इलाही बख्श बादशाह के पास आया। इलाही बख्श बादशाह का समधी था, परंतु धन के लोभ में अंग्रेजों से मिलकर बादशाह को दिल्ली से बाहर जाने से रोक रहा था। हुजूर, अब बगावत के कामयाब होने की कोई सूरत नजर नहीं आती। बख्त खां के साथ जाने में आपको सिवाय तकलीफों के कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरी मानिए, आप यहीं रह जाइए। मैं वायदा करता हूँ कि अंग्रेजों से मिलकर सब बातें साफ कर दूंगा। आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगले दिन सवेरे सम्राट बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में गए। बख्त खां को वहीं मिलने के लिए बुलाया गया। मकबरे के पूर्वी दरवाजे की तरफ यमुना नदी के किनारे बख्त खां की फौज पड़ी हुई थी। पूर्वी दरवाजे से ही बख्त खां बहादुर शाह से मिलने के लिए आया। बख्त खां, दिल्ली से निकलकर क्या हम महफूज रह सकेंगे? हुजूर, आपका इकबाल बुलंद है। दिल्ली को तो छोड़िए, मुल्क के तमाम इलाकों में आपके लिए इज्जत है और वहाँ आप महफूज रहेंगे। लेकिन इलाही बख्श तो... आप उसकी बातों में मत आइए हुजूर। वो फिरंगियों से मिला हुआ है। मैंने अपनी फौज तैयार कर ली है। आप फौरन निकल चलिए। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बख्त खां, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ चलूंगा। बख्त खां के जाते ही इलाही बख्श फिर पहुंच गया। सारे मुल्क में फिरंगियों ने मार काट मचा रखी है। आज नहीं तो कल आप पर मुसीबतें आ जाएंगी। मेरी मानिए, फिरंगियों से दोस्ती करने में ही भलाई है हुजूर। बूढ़ा बादशाह अजीब पशुपेश में पड़ गया। अभी इलाही बख्श अपने दांव पेच चल ही रहा था कि बख्त खां पहुंच गया। अरे, ये फिर यहां तक का? हुजूर, मैं आपका रिश्तेदार हूं। भला मैं आपसे क्यों दगा करूंगा? लेकिन ये बख्त खां पठान है। मुगलों से अपनी कौम का पुराना बदला चुकाना चाहता है और आपके साथ धोखा करेगा। अच्छा तो ठहर, अब मजा देख धोखेबाज, अभी तेरा फैसला किए देता हूँ। अरे अरे अरे, ठहरो बहादुर, ठहरो। ये क्या पागलपन है बहादुर? मुझे तेरी हर बात पर यकीन है और मैं तेरी हर राय को दिल से पसंद करता हूँ, मगर जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया है, इसलिए मैं अपना मामला तकदीर के हवाले करता हूँ। मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो और बिस्मिल्लाह करो। हमारी फिक्र मत करो, अपने फर्ज को अंजाम दो। बादशाह की बातें सुनकर बख्त खां का दिल टूट गया। वो गर्दन नीची करके पूर्वी दरवाजे से बाहर निकल आया। फिर तो इलाही बख्श को मौका मिल गया। वो फौरन कैप्टन हडसन के पास पहुंचा। साहब, देर मत कीजिए, यही मौका है। बख्त खां को बादशाह ने नाराज करके भेज दिया है। आप पश्चिम के दरवाजे से चलकर फौरन बादशाह को गिरफ्तार कर लीजिए। साहब, फिर
इलाही बख्श लपक कर बादशाह के पास पहुंच गया। पीछे पीछे हटसन बहादुर शाह को गिरफ्तार करने पहुंचा। वो उसे देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने अब इलाही बख्श की सारी चाल समझ ली थी। उन्होंने नफरत से उसकी ओर देखकर कहा, इलाही बख्श, क्या तुमने इसीलिए मुझे बख्त खां के साथ जाने से रोका? कैप्टन हटसन ने सम्राट बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल और शहजादे जवां बख्त को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लाकर लाल किले में कैद कर दिया। इसके बाद फौरन ही कंपनी के बड़े अफसरों की मीटिंग हुई। कैप्टन हटसन और जनरल विल्सन की राय थी कि सम्राट बहादुर शाह को फौरन मार डालना चाहिए, लेकिन कंपनी के बड़े अफसरों ने कहा कि इससे देश के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें कैद ही रखा जाए। उधर हुमायूं के मकबरे में बादशाह के दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा अख्तर सुल्तान और पोता अबू बकर अभी मौजूद थे। ये लोग तय नहीं कर पाए थे कि वो किधर जाएं। इलाही बख्श को जैसे ही ये बात मालूम हुई तो वो भागकर कैप्टन हटसन के पास पहुंचा। उसने हटसन से कहा, आप फौरन चलकर बादशाह के बाकी दो बेटों और पोतों को गिरफ्तार कर लीजिए, वो लोग भागने ही वाले हैं। कैप्टन हटसन तुरंत मकबरे में पहुंचा और तीनों शहजादों को गिरफ्तार कर लिया। इलाही बख्श ने उन्हें उस वक्त यही भरोसा दिलाया कि वो जनरल विल्सन से उनकी जान बख्शवा देगा। अब हटसन तीनों शहजादों को बग्घी में बिठाकर शहर की ओर ले चला। अंग्रेज सैनिक सवार बग्घी को घेर कर चल रहे थे। सन 1857 की क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों को लगातार सफलता मिल रही थी। इसका मुख्य कारण था हमारी आपसी फूट और हमारे ही लोगों द्वारा अंग्रेजों की मदद। झांसी के किले पर लहराता स्वाधीनता का हरा झंडा अंग्रेजों की आंख का कांटा बना हुआ था। 6 जनवरी 1858 को सर ह्यू रोज एक विशाल सेना लेकर मऊ छावनी से झांसी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में रायगढ़, सागर, बानपुर, चंदेरी आदि विजय करता हुआ वो 20 मार्च को झांसी के पास पहुंचा। झांसी में उस समय मध्य भारत के क्रांतिकारियों का केंद्र था और रानी लक्ष्मीबाई के साथ आसपास के अनेक वीर क्रांतिकारी मौजूद थे। रानी लक्ष्मीबाई को जैसे ही सर ह्यू रोज के आने की खबर मिली, उन्होंने झांसी के आसपास का तमाम इलाका खाली करवा दिया, जिससे शत्रु को रसद आदि न मिले। लेकिन कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की इतनी मदद की कि उन्हें झांसी तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उधर रानी झांसी का हौसला बुलंद था। वो न सिर्फ क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही थी, बल्कि हर काम की निगरानी भी खुद ही करती थी। उनके साथ पुरुष वीर ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी थीं, जो युद्ध कला में प्रशिक्षण ले रही थीं और मोर्चेबंदी में बड़ी तेजी से काम कर रही थीं। 24 मार्च 1858 को झांसी की प्रसिद्ध तोप घन गरज ने अंग्रेजों की सेना पर गोले बरसाने शुरू किए। 25 मार्च को अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला किया। 26 मार्च को कंपनी की सेना ने शहर के दक्षिणी फाटक पर इतनी जबरदस्त गोलाबारी की कि झांसी की तोपों को ठहर जाना पड़ा। तब पश्चिमी फाटक के तोपची गुलाम गौस खां ने अपनी तोप का मुंह अंग्रेजी सेना की ओर कर दिया। गुलाम गौस खां की गोलंदाजी के सामने कंपनी की सेना नहीं ठहर सकी और उसकी तोपें चुप हो गई। गुलाम गौस खां की इस बहादुरी से खुश होकर रानी ने उसे सोने का कड़ा इनाम दिया था। 28 और 29 मार्च को भी झांसी की तोपों ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, किंतु अगले ही दिन अंग्रेजों की तोपों ने नगर की दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया। इससे झांसी की सेना का मनोबल थोड़ा कमजोर तो हुआ, लेकिन रानी के नेतृत्व में रातों रात
11 मिस्त्रियों ने कंबल ओढ़कर दीवार को ठीक कर दिया। सवेरा होते ही झांसी की तोपें फिर गरजने लगी। अंग्रेजों ने भी पूरी ताकत से अपना आक्रमण शुरू कर दिया। दोनों ओर के लोग मारे गए। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई सभी मोर्चों पर खुद जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ा रही थी। 3 अप्रैल को झांसी की स्थिति कमजोर होने लगी। अंग्रेजों की विशाल सेना और गोला बारूद के आगे क्रांतिकारी सेना का टिक पाना मुश्किल हो गया। फिर भी रानी घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के सिपाहियों और अफसरों के हौसले बढ़ा रही थी और बिजली की तरह सभी मोर्चों पर पहुंचकर जरूरी आदेश दे रही थी। उस दिन शहर के सदर दरवाजे पर अंग्रेजों ने भारी मोर्चाबंदी की थी। नगर की दीवार पर सीढ़ियां लगा ली थी और उनसे चढ़कर अंदर आने की कोशिश हो रही थी, किंतु झांसी की दीवारों से गोलों और गोलियों की इतनी जबरदस्त बौछार हुई कि अंग्रेजों की सेना को पीछे हट जाना पड़ा। किंतु उधर दक्षिणी दरवाजे पर किसी विश्वासघाती ने द्वार खोल दिया और अंग्रेजों की सेना नगर में विजय का डंका बजाती हुई घुस गई।